जासूसी कांड में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। ज्योति के तार आईएसआई से जुड़े होने के आरोप लग रहे हैं। दावा है कि आईएसआई एजेंट दानिश ने ज्योति को अपने माया जाल में फंसाया, इसके बाद शोहरत का लालच देकर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल करवाया। वहीं ज्योति की रिमांड एक बार फिर बढ़ गई है। अगले 4 दिनों तक पूछताछ में नए नए खुलासे होने की उम्मीद है। भारत से लेकर पाकिस्तान तक ज्योति को लेकर भारी चर्चा है। ज्योति से पूछताछ में रोज बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसियों के लिए ज्योति किसी पहेली से कम नहीं है। इन 5 तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लग जाएगा कि ज्योति पाकिस्तान के लिए किसी शाही मेहमान से कम नहीं थी और यही मेहमान नवाजी शक के दायरे में है। ज्योति ने मरियम नवाज से मुलाकात की। ज्योति को पाकिस्तान में वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया और ये सारी सुविधाएं मुहैया कराई दानिश ने। वही दानिश जो दिल्ली में पाक हाई कमीशन में अफसर था। पूछताछ में खुलासा हुआ कि पाकिस्तान से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने से पहले इन्हें दानिश के पास भेजा जाता था। इसके बाद ज्योति वीडियो को एडिट करती और फिर सोशल मीडिया पर अपलोड करती। पूछताछ के दौरान ज्योति के लैपटॉप और मोबाइल फोन की जांच में अहम जानकारियां मिली। पठानकोट, नाथुला और अरुणाचल बॉर्डर के वीडियो मिले। बीएसएफ मूवमेंट, रडार लोकेशन और हाई सिक्योरिटी जोन के वीडियो मिले। एक अंतर्राष्ट्रीय नंबर से लगातार बातचीत होती थी। दिल्ली में पाक एम्बेसी के कई नंबरों से लगातार बातचीत होती थी। पाक हाई कमीशन के अफसर दानिश के साथ चैट मिली। पाकिस्तान के कई फेक प्रोफाइल से ग्रुप चैट्स का डेटा मिला। डिलीट किए गए वीडियो क्लाउड स्टोरेज से रिकवर हुए। ये जी कभी आज गई तो कल आ जाएगी, नहीं तो 3-4 दिन के बाद में आया करती। क्या कह के जाती? दिल्ली जा रही हूँ मैं। कोर्ट ने ज्योति की रिमांड 4 दिन के लिए बढ़ा दी है, यानी अगले 4 दिन तक ज्योति से सारे राज उगलवाए जाएंगे, क्योंकि ज्योति पर आईएसआई के एजेंट होने का आरोप लग रहा है। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि ज्योति तो सिर्फ एक मोहरा है, जबकि दानिश ही असली चेहरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। कई सवाल हैं जो ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ के बाद और गहराने लगे हैं। दरअसल ये तार कितने गंभीर हो सकते हैं, किस तरह की इंफॉर्मेशन पास ऑन की गई है दुश्मन देश को, ये तस्वीरें सब बताती हैं। ये देखिए, इन तस्वीरों से स्पष्ट हो जाता है कि ज्योति मल्होत्रा बहुत ही वेल प्लान्ड तरीके से, या तो ज्योति मल्होत्रा को फंसाकर उनको अंदाजा भी ना हो, या फिर ज्योति मल्होत्रा एक ऐसे दलदल में फंस गई हो धीरे धीरे, जिसके बाद में वो क्या कर रही हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि देश की कितनी खुफिया इंफॉर्मेशन वो पाकिस्तान को सौंप रही थी। अब ये जानबूझकर हुआ, जानबूझकर नहीं हुआ, ये जांच का विषय है। इसीलिए ज्योति की रिमांड को 4 दिनों के लिए और बढ़ाया गया है और पूछताछ एक एक तस्वीर, एक एक वीडियो पर हो रही है जो आप अभी मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं। ये वो सारी तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि ज्योति मल्होत्रा किस तरीके से शाही अंदाज में पाकिस्तान जब जा रही हैं तो एक तरीके से जैसे कोई डिप्लोमेट जा रहा हो, इस तरह का सम्मान मिल रहा है। इसी तरह चीन में भी उनकी यात्रा के दौरान ऐसा दखल देखने को मिला है और दानिश इसके पीछे, ये तो स्पष्ट है कि कोई ताकतवर हस्ती पाकिस्तान की इसके पीछे थी, तभी पाकिस्तान में ऐसी मेहमान नवाजी मिली है। इन तस्वीरों को समझते हैं, किस तरह की इंफॉर्मेशन भेजी जा सकती है दुश्मन देश को एक यूट्यूबर के जरिए, वो समझने का प्रयास करते हैं और इसमें सहयोग करेंगे मेरे 2 बहुत ही महत्वपूर्ण मेहमान। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर कई जानकारियां उन्होंने हमें दी हैं। डॉक्टर अंशु जोशी, जो कि लगातार हमें इंटरनेशनल मामलों को समझाती रही हैं, इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू के साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर अंशु, आपका स्वागत है। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, आपका स्वागत है। तो ग्रुप कैप्टन देवनाथ, पहले आप ही मुझे ये बताएं कि जो मैंने अभी सवाल रखा दर्शकों के सामने, एक यूट्यूबर कितनी इंफॉर्मेशन दे सकता है, या फिर ये बात सिर्फ वीडियोस तक सीमित ना होकर इससे ज्यादा गहराएगी, क्योंकि अभी जितने दर्शक देखते हैं वो ये वीडियोस देखते हैं, इनके आधार पर ही हम सारी एनालिसिस कर रहे हैं। जी हाँ प्रवीण जी, सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि हम सब बहुत भाग्यवान हैं कि हम भारत जैसे एक सचमुच ट्रू डेमोक्रेसी में पैदा हुए हैं, जहां हम सबको बोलने का अधिकार है। सिर्फ भारतवासियों को इतना ख्याल रखना पड़ता है कि जब हम बोलते हैं तो उसमें
बोलने की जो आजादी हो उसका दुरुपयोग ना हो। अब ज्योति मल्होत्रा का जो केस है वो एक क्लासिक केस है जहां पे कि बोलने की आजादी में देखिए जो चाहे रिटन मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या यूट्यूब हो, कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गया है और भारत में हर नागरिक स्वतंत्र है कुछ भी बनाने के लिए। तो हम सबको ये ख्याल रखना पड़ता है कि हम क्या कोई सीमा लांघ रहे हैं। तो ज्योति मल्होत्रा के केस को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सही बात है, हरियाणा पुलिस, हिसार पुलिस को शक हुआ, उनको कुछ पहले से ही इनपुट थे, वो पिछले 1 साल से उसको फॉलो कर रहे थे और जब उनके पास थोड़े से पुख्ता सबूत हुए, तो उन्होंने उसको फिलहाल पुलिस कस्टडी में लिया है। 2-3 कारण हैं जिसकी वजह से पुलिस थोड़ा कई बार डिले करती है। एक तो पुलिस ये देखना चाहती है कि इनके तार और किस-किस से जुड़े हुए हैं, ऊपर, नीचे, दाएँ-बाएँ। दूसरी चीज़ ये होती है कि साक्ष्य देने पड़ेंगे, क्योंकि पुलिस जो भी कहती है, देखिए कोर्ट में पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसने तो अपने साक्ष्य को दे देना है प्रोसिक्यूशन लॉयर को, जो कि इन्वेरिएबली सरकारी वकील होगा इस केस में। तो जो साक्ष्य हैं वो भी मजबूत होने चाहिए। मजबूत साक्ष्य के लिए कई बार जो संदेह में जो व्यक्ति होता है उसको ढीली छूट दी जाती है ताकि आप और ज्यादा मजबूत साक्ष्य जमा कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस ने ऐसा किया होगा। ज्योति मल्होत्रा को भी अपने डिफेंस का पूरा मौका मिलेगा। भारत है, डेमोक्रेसी है। जी जी। डॉक्टर अंशु, डेलीगेशन भेजे जा रहे हैं तमाम देशों में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब भारत की एक बड़ी और लंबी लड़ाई चलने वाली है। दानिश जैसे लोग जो कहने को तो यहां उच्चायोग में थे, लेकिन दरअसल आईएसआई के एजेंट रह चुके हैं, ये भी इस तरह की भी जानकारी कि वो ऑफिशियली आईएसआई का एजेंट रह चुका है, उसको यहां डिप्लॉय किया ही इस मकसद से गया था कि वो खुफिया जानकारियां भारत की निकालकर पाकिस्तान तक पहुंचाए। ये कितना गंभीर मुद्दा बन सकता है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, यह बताने के लिए कि पाकिस्तान से कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध रखना किसी भी देश के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? प्रवीण जी, आज के इस युग में वैसे तो यदि हम कूटनीति के या वैश्विक राजनीति के इतिहास में जाएं तो देशों के द्वारा एक दूसरे के यहाँ जासूस भेजना या जासूसी करवाना, इस प्रकार का हमको इतिहास मिलता है। लेकिन जब हम पाकिस्तान की ओर देखते हैं तो किस प्रकार के नकारात्मक लक्ष्यों के साथ और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, आतंकवादी हमले करवाने के लिए किस तरह से पाकिस्तान ने सतत आईएसआई के माध्यम से अपने जासूस यहाँ पे चाहे उच्चायोग में या यहाँ के हमारे लोगों के साथ कनेक्ट करवा करके यहाँ भेज रखे हैं, ये तो हम सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। अभी ये ज्योति मल्होत्रा और दानिश का जो मामला आया है, इसने बड़ा तूल पकड़ा है, पूरी दुनिया इसकी बात कर रही है। भारत में इसकी एक बड़े पैमाने पर बात हो रही है कि जो देश के अंदर के गद्दार हैं इनसे कैसे निपटा जाए। आप देखें कि इसमें बड़े बड़े हमारे अधिकारियों को भी पहले ट्रैप करके और जासूसों ने अपने काम किए हैं। आपको माधुरी गुप्ता का केस याद होगा, जो एक बहुत बड़े पद पर थी और सेकंड लाइन ऑफ डिप्लोमेसी से थी ये, और एक बड़े हमारे भारत के इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर भी रही, फिर ये बाहर भी इस्लामाबाद में पोस्टेड रही और ये हनी ट्रैप में फंसी। और ये काफी उम्र दराज महिला थी, लेकिन इसके बावजूद किस तरह से इन्होंने पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स थे उनके साथ जुड़ करके भारत की से जुड़ी खुफिया जानकारी पाकिस्तान को मुहैया करवाई, ये पूरा एक केस है। और फिर आखिरकार उनको जेल भी भेजा गया। तो ये जो तमाम इस प्रकार का इतिहास रहा है, ये फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी जाता है। मैं आपको माधुरी गुप्ता का जो केस बता रही हूँ, आप सोचिए कि शी हरसेल्फ वाज अ बिग ऑफिसर और इसके बावजूद वो प्रेस एंड इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थी हमारी इस्लामाबाद में, हमारे वहां के उच्चायोग में, और वहां इनको ट्रैप कर लिया गया। तो आप जब ये दानिश जैसे लोगों की बात करते हैं तो हम तो एविडेंसेस प्रस्तुत करेंगे। अब वो पाकिस्तान इस पर फिर अपना एक प्रोपोगंडा वॉरफेयर चलाएगा प्रवीण जी, और अंतरराष्ट्रीय मंच पर इसको कौन देश किस चश्मे से देखेगा, ये इस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर ये तमाम देशों के लिए समझने की बात है कि आज के इस समय में पाकिस्तान जो इस प्रकार की गतिविधियां करवा रहा है, ये हर किसी देश के लिए पाकिस्तान के साथ जो बायलैटरल रिलेशंस रखने हैं उसको लेकर के एक नकारात्मक संदेश तो देता ही। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, एक सवाल ये भी लोगों के जहन में, जितने दर्शक देख रहे होंगे, आपको सुन रहे होंगे, उनके जहन में आता है कि अभी चल क्या रहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहा कि एक तरह से
ऑपरेशन सिंदूर मतलब हमने आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, लेकिन आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई अभी नहीं रुकी है। आतंक के खिलाफ अब लड़ाई एक तो आंतरिक मोर्चे पर चल रही है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है, यूएन में चलेगी, जहां अभी कुछ समय तक अस्थायी सदस्य के तौर पर पाकिस्तान जो है उसके पास एक अपर हैंड भी कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं, तो वहां पर भारत को और मजबूती से अपनी बात रखनी है। लेकिन इस सब के बीच में ये जो अंदरूनी लड़ाई है, इसमें आप कैसे दर्शकों को समझाएंगे कि अभी ये सब कुछ चल रहा है, ये जितनी कार्रवाइयां हो रही हैं इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं? प्रवीण जी, जहां तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, सरकार ने बयान दिया है कि वो अभी भी चल रहा है। क्योंकि मैं एयरफोर्स में था, फाइटर पायलट था, तो उसके संज्ञान से इसका मतलब दर्शकों को समझा देता हूं। फिलहाल सिर्फ हमने अपनी फौजों को डिफेंसिव जो कार्रवाइयां हैं, यानी हमारे सर्वेलेंस रेडार घूम रहे हैं, एयर डिफेंस मिसाइल, एयर डिफेंस गन्स एकदम तत्पर हैं, पाकिस्तान की तरफ से कोई ड्रोन यूएवी आएगा तो उसको गिरा देंगे। लेकिन साथ ही साथ हमारी फौजें जो हैं वो ऑफेंसिव कार्रवाई के लिए भी तैयार हैं। हमारे टैंक, तो बख्तरबंद गाड़ियां, फाइटर विमान सब बॉम्ब्स एंड रॉकेट से लैस हैं। और अगर जरूरत पड़े, अगर पाकिस्तान ने कोई फिर से हिमाकत की जम्मू कश्मीर में या कहीं पर भी, तो भारत सरकार फौज को बोले तो 1 घंटे के नोटिस में हम लोग ऑफेंसिव यानी आक्रामक कार्रवाइयां भी कर सकते हैं। जैसे हमने किया, उनके 9 आतंकवादी अड्डों को नष्ट किया, 11 एयरफील्ड्स को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया। अब देश के अंदर कुछ दूसरी भी कार्रवाइयां हो रही हैं। देखिए, एक तो है नेता प्रतिपक्ष, जो पॉलिटिकल पार्टीज जो कि विपक्ष में हैं, उनका शायद कुछ हद तक रोल बनता है कि वो सरकार को आईना दिखाएं या सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करें। लेकिन उनको थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए, और कम से कम जब तक ऑपरेशन सिंदूर ऑन है तब तक उन्हें शायद सरकार को, किसी भी पार्टी की सरकार हो, जब भी युद्ध होता है विपक्ष का थोड़ा सा उत्तरदायित्व बनता है कि सरकार को कटघरे में ना घेरें। क्योंकि सरकार का यानी जो ब्यूरोक्रेसी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, होम मिनिस्ट्री में जितने बड़े बड़े अफसरान हैं, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, उन सबका ध्यान जो है इस वक्त युद्ध की तरफ है। आतंकवादी गतिविधियों को किस तरह से सीमित किया जाए उस तरफ है। तो उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए ऑपोजिशन वालों को, जब तक कि ऑपरेशन सिंदूर कॉल ऑफ नहीं हो जाता। बाकी हमेशा जासूसी कार्रवाई की बात कर रहे थे, ये तो शायद हम इस तरह की जासूसी कार्रवाइयों का एग्जाम्पल महाभारत में देख सकते हैं, रामायण में देख सकते हैं। चाणक्य ने तो कहा ही था कि ये एक तरीका है युद्ध लड़ने का। गुप्त काल, मौर्य काल की जितनी कहानियां हैं, पंचतंत्र की कहानियां हैं, उसमें आपको गुप्तचर के बारे में रेफरेंस मिल जाएगा। तो एक अच्छा देश वो होता है जो हमेशा अपना आंख नाक खुला रख के काम करता है। एक और चीज मैं दर्शकों को बता दूं, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में था, हम जितने लोगों को हर साल, चाहे पुलिस हो या इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, LIUs हो या मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, हम जितने लोगों को जासूसी के आरोप में पकड़ते हैं हर साल, समझिए 100 को पकड़ लिया, उनमें से 80 तो ऐसे छूट जाते हैं ये बोल के कि उनको पता नहीं था या वो मानसिक दृष्टि से भ्रमित थे। सिर्फ 20 ही ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कोर्ट में केस चलता है। लेकिन उससे भी ज्यादा ये है कि 100 में से सिर्फ 10 केस ऐसे होते हैं जहां उनको कुछ सजा मिलती है। और मैंने अभी तक इस पर कोई गंभीर सजा कभी नहीं देखी है, हमेशा सजा बहुत छोटी सी होती है। ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा है, और दरअसल मैं चर्चा को यहाँ लाना भी चाह रहा था। मैं डॉक्टर अंशु से इस पर सवाल लूंगा, आपसे भी कुछ जानकारियां लूंगा कि अभी कई लोग हैं जो सचमुच में, ये बात भी सच है कि जब कोर्ट के सामने एविडेंसेस जाते हैं, कई लोग अनजाने में ये कर रहे हैं। वो हो सकता है आंतरिक राजनीति से प्रेरित होकर या आंतरिक राजनीति के बहाव के चलते, या हम तो देख रहे हैं कि अब विपक्ष के नेता बोल रहे हैं तो कार्यकर्ता और 10 कदम आगे चढ़कर बोलते हैं। लेकिन जो ये अनजाने में या मासूम बनते हैं कि हम तो नहीं विपक्ष के हैं, हम सवाल क्यों नहीं पूछेंगे, हम तो सवाल पूछेंगे, लेकिन वो कर वही रहे हैं जो पाकिस्तान की नीयत है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इन बात, अरे वो जब छोटे छोटे यूट्यूबर्स के, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बातों को रख रहा है, तो आपके विपक्ष के नेता की बातों को और आपकी विपक्षी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बातों को नहीं रखेगा क्या?
प्रवीण जी, बहुत अच्छा बिंदु है ये हमें समझने की बात है कि हम देवनाथ जी ने बहुत अच्छे से जासूसों के इतिहास के बारे में बात की, बिल्कुल सही बात है। हम चाहे कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़ लें, हम सुनजू के आर्ट ऑफ वॉर को पढ़ लें, इसमें जासूसों की बात की गई है। 4 प्रकार के जासूस हम देखते आए हैं। तो जो पहली प्रकार के होते हैं वो लोकल स्पाइस होते हैं, फिर इनसाइडर्स होते हैं, फिर डबल क्रॉस करने वाले भी होते हैं, और कुछ दुश्मन के खेमे के भी होते हैं जिन्हें हम अपना कर लेते हैं। तो आपने जो ये विपक्षी दलों से जो जिस प्रकार के, चाहे इन्फ्लुएंसर्स हो या लोग हो, प्रवक्ता हो, जिस प्रकार की बात देश के कहीं ना कहीं खिलाफ जाकर के जो कर रहे हैं, ये समझने की बात है कि इससे राष्ट्र के खिलाफ एक नैरेटिव बनता है, और इसको पाकिस्तान जैसे लोग फिर बड़े अच्छे से भुनाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्टली जो ये 4 प्रकार के जासूसों की हम कैटेगरी देखते हैं, उसमें जो ये इनसाइडर्स होते हैं, ये हमारे ऑफिशियल्स भी हो सकते हैं जो तरह तरह के हनी ट्रैप में, अलग प्रकार के ट्रैप्स में फंस जाते हैं जाने अनजाने। और ऐसे भी लोग होते हैं जो इनसाइडर हैं, हमारे देश के हैं, कहीं ना कहीं देश से किसी न किसी एक उपक्रम से जुड़े हुए हैं, और उसके बाद अब जैसे ये राजनीति से जुड़े हुए लोग, और फिर ये जिस प्रकार का नरेटिव चलाते हैं, देखिए इससे नरेटिव बनता है, नरेटिव बनता है, वो जनता तक जाता है, वो वैश्विक मंच तक जाता है, और उससे फिर एक आपके राष्ट्र की बात जो है वो कमजोर होती है। आप जिस बात को लेकर के अंतरराष्ट्रीय मंच पर, आपने मुझसे पिछला सवाल पूछा था, तो आप अंतरराष्ट्रीय मंच पर जब अपने एविडेंसेस लेकर के जाते हैं, बातों को लेकर के जाते हैं, तब पाकिस्तान इसी प्रकार के लोगों के बनाए हुए नरेटिव्स को, आज के जमाने में तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया की पोस्ट्स को, इन तमाम जानकारियों को साझा करेगा, और फिर वो सामने रखेगा, अंतरराष्ट्रीय मंच के दूसरे दुनिया के दूसरे देशों के सामने रखेगा। आपकी बात इससे कमजोर पड़ती है, और ये एक तरह से कहीं ना कहीं आपकी आंतरिक सुरक्षा और आपकी अस्मिता, आपके अस्तित्व के खिलाफ ही जाती है इस प्रकार की बातें। तो जब ऑपरेशन सिंदूर जैसी अभी स्थिति बनी हुई है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा भी इट्स अ न्यू नॉर्मल, और अभी हमने इसको एक पॉज किया है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ओवर हो गया। तो ऐसी स्थिति में फिर ऐसी बातें करना, जाने अनजाने में पाकिस्तान से जुड़े हुए ऑफिशियल्स हुए, या पाकिस्तान के जो लोग जिस तरह की बात को कर रहे हैं, वहां की सरकार जिस बात को कर रही है, उसको यदि आप समर्थन देते हुए आगे बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर फिर आप सरकार से नहीं, आप अपने देश से डिविएट कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं फिर पूरे देश के लिए और देश के नागरिकों के लिए एक हानिकारक अंतरराष्ट्रीय मंच पर जाने वाली बात है। मैंने कई पॉलिटिकल डिस्कशन भी आजकल कर रहा हूं, और उसमें मैं देखता हूं कि पार्टी प्रवक्ताओं की तो अपनी अपनी लाइन होती है, कुछ बहुत वाजिब सवाल भी होते हैं, लेकिन हमेशा मैं देखता हूं कि इस तरह की डिबेट्स में अपोजिशन चाहे जितने लॉजिक रख ले, फिर भी ये बात हजम नहीं होती है कि आप देश में ऑपरेशन सिंदूर जैसे विषय पर किसी भी तरह से सत्ता पक्ष को, चाहे पार्टी के नाते घेरना चाहें, किसी पोस्टर के नाते घेरना चाहें, वो बात देश के खिलाफ ही जाती है। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, ये तो एक अलग बात हो गई कि आंतरिक राजनीति है, उसमें इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो चलिए अंदर का मसला है। लेकिन मैं जानना ये भी चाहूँगा कि हम जब जासूसों की बात करते हैं और ज्योति मल्होत्रा की तरह जासूसों की बात करते हैं, तो आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर या जो भी कार्रवाई हुई है उस पर कुछ इंपैक्ट पड़ा होगा? इसकी भी एनालिसिस होगी, है ना, कितना असर डाला इन लोगों ने या कितना नुकसान पहुंचाया इन लोगों ने हमें? प्रवीण जी, जहां तक ज्योति मल्होत्रा की बात है, मैं पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हूं, तो ये तो बोलना ही उचित होगा कि उनको अपने डिफेंस में हर मौका दिया जाएगा समझाने का। तो जैसे कुछ चीजें हैं कि वो तो साक्ष्य जो जज साहिबान हैं, प्रोसिक्यूटर बोलेगा और डिफेंस लॉयर जज साहिबान को समझाएगा, और जज जो हैं भारत में ज्यादा जो जज हैं वो इस चीज को फॉलो करते हैं कि दोषी को तब तक दोषी नहीं समझेंगे जब तक कि वो उसके लिए एक मान्य साक्ष्य ना मिल जाए। जैसे कोई बोलेगा वो 3 बार पाकिस्तान में गए, आप अपने स्क्रीन में दिखा सकते हैं, तो डिफेंस काउंसिल जो है डिफेंस में वो बोलेगा पाकिस्तान में तो सभी लोग जाते रहते हैं। शायद आप वीजा ऑफिस में जाएंगे, विदेश मंत्रालय के ऑफिस में जाएंगे, लोगों का पासपोर्ट वीजा देखेंगे तो आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो 10-10 बार पाकिस्तान में जा चुके हैं। कोई बोलेगा, जैसे आप स्क्रीन में दिखा रहे हैं, कि वो करतारपुर कॉरिडोर में गई, तो करतारपुर कॉरिडोर में तो काफी लोग जाते रहते हैं, और जब जाते हैं तो वहां विदेश मंत्रालय के जो वहां पर रजिस्टर करके तभी जाते हैं, आते वक्त भी रजिस्टर करके तभी वापस आते हैं। तो साक्ष्य असली नुकसान क्या पहुंचाया गया है, इसके बारे में शायद अभी तक जो सबूत अगर आया है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने, तो शायद वो शेयर नहीं किया गया है। अब ये बोला जा रहा है वो पहलगांव गई थी,
तो पहलगांव में उन्होंने दिखाया कि कहाँ से लोग पहलगांव में अंदर घुस रहे हैं, कहाँ से सब चेकिंग हो रही है। तो मैं बताता हूँ, डिफेंस लॉयर का लाइन ये होता है कि पहलगांव के ऊपर तो आप यूट्यूब खोल के देख लीजिए, आपको 500 वीडियो मिल जाएंगी यूट्यूब में। और पहलगांव में वो 500 वीडियोस में से अमरनाथ यात्रा हो रही है तो आपको 100 वीडियो में दिखाते हैं कि कहाँ पर आपको परमिशन ऑनलाइन लेनी पड़ती है, ऑफलाइन परमिशन दिखानी पड़ती है। हम सब अमरनाथ गए हैं, 5 जगह दिखा, वो सारे यूट्यूबर दिखाते हैं कि यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, आधार कार्ड दिखाने हैं। तो डिफेंस लॉयर के जो ये वाले दलीलें होती हैं, उनको आमतौर पर जज साहिबान भारत में सुहानी भूति पूर्ण तरीके से देखते हैं। जी जी। क्योंकि ये है कि एक भी दोषी को इस तरह से सजा नहीं मिलनी चाहिए, भले ही कुछ दोषी छूट जाएं। जी। लेकिन मिलिट्री सिग्निफिकेंस का क्या उन्होंने कुछ पास किया होगा? ये जांच का विषय है। वैसे तो देखिए क्या जांच एजेंसियां सामने लाती, लेकिन मुझे याद है आपने एक बार चर्चा में इन सारी बातों को विस्तार से रखा था अपने निजी अनुभवों के साथ, क्योंकि आपने ऐसे केसेस को विटनेस भी किया है। डॉक्टर अंशु, अब चलते चलते, क्योंकि अब ये अंतिम दौर की बातचीत है और आपने जैसा कहा था इस पर बाद में बात करेंगे, मुझे ये बताएं यूएनएससी में अस्थायी सदस्य होना पाकिस्तान का क्या उसको अपर हैंड देता है, और क्या भारत की रणनीति इसी वजह से अभी डेलीगेशन भेजना या देशों से सीधे द्विपक्षीय संवाद करना जैसी बनी हुई है? डेलीगेशन भेज के तो हमने एक एविडेंशियल तौर पर हम चाहते हैं कि इस बार पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया देखे, और इसीलिए ये 7 जो डेलीगेशंस बनाए हैं और अच्छे ग्रुप से इनको भेजा गया है। महत्वपूर्ण बिंदु है यूएनएससी पे जब हम पाकिस्तान की प्रेजेंस को देखते हैं, जिस तरह की प्रेजेंस है, और फिर हम ये ना भूलें कि चीन एक परमानेंट मेंबर के रूप में वहां पर बैठा हुआ है। तो जब आप कूटनीतिक दृष्टि से देखते हैं प्रवीण जी, तो वहां से फिर हेल्प मिलती हुई हमें दिखाई पड़ेगी पाकिस्तान को। और भी ऐसे कई देश हैं जो कहीं ना कहीं अंडर द रैप्स पाकिस्तान की सहायता तो कर ही रहे हैं, ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए अब। और यहां मैं, हो सकता है अगली चर्चा में हम इस पे बात करें, अमेरिका पर भी सवालिया निशान अब हम उठा सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल ये भारत के 1923 का जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसके हिसाब से एक बहुत मेजर मामला है, पनिशेबल ऑफेंस है। और ये आज जो हमारा डिजिटल फुटप्रिंट है ना प्रवीण जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। तो हम अपने फोन से, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से कुछ भी डिलीट कर दें, लेकिन असल में साइबर सिक्योरिटी के जानकार ये बताते हैं कि कुछ भी डिलीट नहीं हो सकता, हम साफ नहीं कर सकते। तो अगर हमारे पास साक्ष्य है तो फिर उसको लेकर के हम अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी यदि जाते हैं, तब मुझे लगता है कि फिर एक कहीं ना कहीं अपर हैंड या लोअर हैंड की बात नहीं है। जब हम साक्ष्य के साथ बात रखेंगे तब फिर हम अपनी बात को मनवा भी पाएंगे। ये आपने एक अंतिम जो पॉइंट रखा ना, ये इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि चर्चा यहीं से शुरू हुई थी। दानिश का जिक्र आ रहा था, पाकिस्तानी उच्चायोग का वो शख्स जो इस सब के पीछे दिखाई देता है। अब पाकिस्तानी उच्चायोग पहले से भारत में बैठकर किन गतिविधियों को अंजाम दे रहा था, उसका मकसद क्या था, और उसके तार यदि कहीं भी जुड़ते दिखाई देते हैं, जो स्थितियां बनी पहलगाम का आतंकी हमला हो या उसके बाद की स्थितियां, तो इससे यह तय हो जाएगा कि पाकिस्तान की नीयत में पहले से खोट था और पाकिस्तान इस तरह की तैयारी पहले से कर रहा था। तो ये एक बड़ा मजबूत एविडेंस होगा। इसलिए आप सिर्फ ऐसे मत देखिए इसको कि ज्योति मल्होत्रा को एक पकड़ लिया गया यूट्यूबर को और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है। इससे गहरे तार जुड़े हुए हैं। मामला सिर्फ जो देश में चलेगा, हमारी अदालत में चलेगा वो तो चलेगा, जो दुनिया की अदालत में चलेगा, हर जगह चलेगा, और पाकिस्तान जहां बेनकाब होगा उस लिहाज से भी यह मामला महत्वपूर्ण है। डॉक्टर अंशु, आपका धन्यवाद। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप चर्चा में जुड़े। भारत का सवाल में आज के लिए इतना ही, लेकिन बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।